हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉन मेटल्स, जिसको कहा जाता है अधातु। तो ये जो है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके क्या गुण होते हैं, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्या क्या इनके एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या अपवाद हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से डिटेल लेंगे। इसके अलावा लास्ट सेशन में जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको भी डिस्कस करेंगे, और उसके आगे फिर प्रोसीड करके लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है हमारा, तो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स के बारे में आज हमारी बात होगी। नॉन मेटल्स जिनको क्या कहा जाता है, जिनको अधातु कहा जाता है। तो आज हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे, और ये अधातु जो होते हैं जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता है, दोज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये ऊष्मा और जो विद्युत है उसके कुछ अलग होते हैं, अच्छे से इनके अंदर ये फ्लो नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बारे में अच्छे से सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन होंगी, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा MCQ के फॉर्म में, और उनको आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो शुरू करते हैं सेशन। पहला जो है क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। इसके अलावा कोई डाउट्स हो गए तो यहाँ पे आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था पिछले लेक्चर का। तो यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्जिंग लेंस। निम्नलिखित में कौन सा एक अभिसारी लेंस है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कन्वर्जेंस और एक होता है डाइवर्जेंस। मतलब एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। ये दो चीजें होती हैं, एक अभिसारी और अपसारी। तो अगर हम बात करें एक ऐसा लेंस जिससे इमेज निकलने के बाद मतलब इस तरीके से रेज निकलने के बाद एक जगह जाकर क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, अभिसार हो जाए, तो इस तरह के लेंस को क्या कहा जाता है। तो ये जो लेंस है ये आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है उत्तल लेंस। यहां हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगर हम इसी की जगह दूसरे लेंस की बात करते जो कि कॉनकेव होता, तो उसमें क्या होता, उसमें ये सारी चीजें निकलती, फिर इनको आपको क्या करना पड़ता, इनको आपको बिहाइंड द मिरर एक वर्चुअल इमेज बनानी होती, तब जाकर ये होता। इसको कहा जाता आपका अपसारी या डाइवर्जेंस। ये सब बिखर जाते हैं, जहां जुड़ जाते हैं उसको कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो इस तरीके से लेंस को समझ सकते थे। अगला क्वेश्चन था अब बाय कॉनकेव लेंस फीचर्स। जो बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, उभयलिंगी लेंस में क्या होता है। अब देखिए बाय शब्द जहां आता है तो बाय का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है एक, इसके अलावा ट्राई का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, बाय कॉन्वेक्स उभयलिंगी। तो ये जो है दो क्या होंगे, इसमें कॉन्वेक्स साइड्स हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो कॉन्वेक्स साइड्स को ही कह देते हैं, दो उत्तल पक्ष को ही हम क्या कह देते हैं, उभयलिंगी लेंस कहते हैं। तो ये चीज़ समझने आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो था कि विच लेंस इज थिनर एट द सेंटर। तो देखिए दो तरह के लेंस है, एक लेंस इस तरह का, एक लेंस इस तरह का। अब इसमें बीच में कौन सा जो है थिनर है, कौन सा लेंस केंद्र में पतला है, कौन सा केंद्र में पतला है, तो ये वाला केंद्र में पतला है, ये केंद्र में मोटा है। तो जो केंद्र में मोटा हो गया वो क्या बन गया, वो बन गया कॉन्वेक्स लेंस, और जो केंद्र में पतला है वो है कॉनकेव लेंस। तो बेसिकली यहां पर कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, उत्तल, और ये है अवतल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है आज के टॉपिक में नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स का मतलब होता है अधातु, ऐसी वस्तुएं
जो हम रोज़ाना जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें से जो है कोई धातु नहीं होती है, उनको अधातु कहा जाता है। तो जैसे कि अगर हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, एक अधातु है। कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, अधातु है। हमारी पानी की बोतल है, ये क्या है, एक अधातु है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटल्स, मैंने आपको बताया था कि कुछ तरह के मेटल्स होते हैं, जैसे टिन है, जिंक है, जस्ता जिसको कहा जाता है, स्टील है, ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं। लेकिन उन्हीं के विपरीत जो है हम बात करते हैं तो वो होते हैं नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल से करंट नहीं बहता। जैसे अगर आपको कहीं पर बिजली का झटका लग रहा है तो नॉन मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको नहीं लगेगा। तो देखा जाए तो हमारे पीरियडिक टेबल में जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें भी बहुत सारी जगह पे हमको ये चीज़ें देखने मिलती हैं। तो देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में कुछ रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की व्यवस्था होती है जो उसी को प्रदर्शित करते हैं। तो लगभग 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें 70 धातु हैं तो 22 अधातु भी हैं। तो हमें लगभग 22 अधातु मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं अधातुओं के बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो अधातुओं को अगर आप देखेंगे पीरियडिक टेबल में तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये अक्रिय गैस भी क्या है, एक तरीके से नॉन मेटल्स ही हैं। इसके अलावा क्लोरीन की बात कर लें, फ्लोरीन की बात करें, जिनको हेलोजेंस कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है, तो ये सारी भी क्या है, ये नॉन मेटल्स ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अदर नॉन मेटल्स की, तो ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको, जिसमें हाइड्रोजन भी आ गया, तो वो भी एक नॉन मेटल ही है। इसके अलावा हेलोजेंस भी आ गए, नोबल गैस भी आ गए, तो ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, अधातुओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनकी कुछ जो है अधातुओं के भौतिक गुण देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या भौतिक गुण देखने मिलते हैं। तो इनके अंदर बताया जाता है कि अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब होता है ब्रिटल, ये टूट जाती हैं। जैसे मेटल्स को देखा जाता है उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन ये कमज़ोर होते हैं। पीटने पर, मतलब इनको अगर हैमरिंग करी जाएगी, इन पे मारा जाएगा, तो ये क्या होंगे, टुकड़ों में टूट जाते हैं। उदाहरण सल्फर और फॉस्फोरस की अगर हम बात करें। इसके अलावा अधातुएं तन्य नहीं होती, मतलब इनमें टेंसाइल पावर नहीं होती, खींचने पे टूट जाएंगे, इसलिए इन्हें पतले तार नहीं बनाए जा सकते। जैसे मेटल्स में हमने देखा था कि इनके तार बनाए जा सकते हैं, मेटल का वायर बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुओं के वायर नहीं बनाए जा सकते। अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ना इनसे हीट निकल सकती है, ना इनसे इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है। मतलब अगर हमने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लिया तो उससे करंट नहीं हम फ्लो करा सकते, उससे कोई भी तरह से गर्मी नहीं पास कर सकते। जैसे अगर हम बात करें, हम घर में खाना बनाते हैं तो खाने बनाने में हम धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई चढ़ाई, कुकर चढ़ाए, तो ये क्या है, धातु ही है, जो हीट को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देते हैं और उसके अंदर हमारा जो भोजन पदार्थ है वो पक जाता है। लेकिन अधातुओं में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वे ऊर्जा संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को नहीं खोते हैं। इनके पास अगर वैलेंसीज देखी जाए तो माइनस में होती है, इनकी प्लस वैलेंसी नहीं होती है। जैसे आप देख लीजिए क्लोरीन की, अब क्लोरीन के पास कितने हैं, 17 हैं, तो आखिरी में 2 8 7 1 चाहिए, तो ये 1 ले लेगा तो इसकी नेगेटिव में वैलेंसी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कमरे के तापमान पे वे ठोस, तरल और गैस की स्थिति में हो सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम धातुओं की बात करें तो वो अधिकतर देखने में मिलता है कि वो ठोस अवस्था में ही होते हैं। मरकरी की अगर हम बात करें, पारे की बात करें, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा वे नॉन सोनरस होते हैं, उनसे कोई आवाज़ नहीं निकलती। आप मंदिरों में देखेंगे जो घंटे लगे होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, बेल में मेटल इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी जगह पे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है जहां से आपको साउंड निकालना है। लेकिन अधातुओं का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होता, वे पारदर्शी हो सकते हैं, मतलब जो अधातु हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। इस तरीके की चीज इनमें देखने मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अधातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, तो भाई अधातुओं में आमतौर पर बाहरी कोश में लगभग 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉन मतलब अगर हम कार्बन की बात कर लें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसका देखा जाए तो 2 और 4। अगर कार्बन के बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5। ऑक्सीजन की बात कर लें 2 और 6। क्लोरीन की बात कर लें 2 8 7। हेलोजन में अगर हम आर्गन की बात कर लें, आर्गन का होता है 18, तो इसका 2 8 8। तो ये जो है लगभग हर कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैर धातुएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त या स्वीकार करती हैं, तो ये जो है लेना पसंद करती हैं, ये डोनेट नहीं करती हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा भी जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते हैं तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड्स बना देते हैं।
मतलब जब भी कोई नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब भी कोई नॉन मेटल, कोई अधातु ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। और गैर धातुओं में उच्च विद्युत नकारात्मकता होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाई मेटल नेगेटिविटी होती है, क्योंकि उनके अंदर से बिजली नहीं बह सकती, तो उनके अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने मिलती है। वे विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हैं। इसके अलावा अधातु तत्व अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। बहुत अच्छे ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ आसानी से संबंध बना लेते हैं। ये तत्व पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये किसी भी तरह से पानी के साथ कोई संपर्क नहीं करेंगे। तो ये चीज आपने समझ ली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अंतर हम कर सकते हैं धातु और अधातुओं में। क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था में ये कैसे है, सॉलिड है। मेटल्स हमेशा ठोस अवस्था में होते हैं। अगर इनका अपवाद देखा जाए तो मरकरी है और गैलियम है। मरकरी और गैलियम जो है लिक्विड में मिलते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आपको सॉलिड में भी मिलते हैं, गैस में भी मिलते हैं। एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन का मतलब जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, एकमात्र ऐसी चीज। डेंसिटी की मतलब घनत्व की बात करें तो ये बहुत ज्यादा घने होते हैं, हाईली डेंस होते हैं। इनकी घनत्व जो है कम होती है, टूट जाते हैं आसानी से। इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका क्वथनांक की बात करें, इनकी गलनांक की बात करें तो मेटल्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तब जाकर ये पिघलते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन बीइंग गैलियम एंड सीजियम। इसमें सिर्फ गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन बीइंग डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट इनके जो है अपवाद है। इसके बाद अगर हम बात करें मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबल का मतलब वही चीज होती है कि भाई ये पतली चादरों में बदल सकते हैं, खींचा जा सकता है इनको, तो ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। लेकिन ये मेलेबल नहीं होगा, इनको ज्यादा खींचेंगे टूट जाएंगे। इसके अलावा कंडक्टिविटी की बात करें तो इनके अंदर से क्या हो सकता है, ऊष्मा भी निकल सकती है और विद्युत भी निकल सकता है। इनके अंदर से नहीं निकलता है। सिर्फ एक अपवाद है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। इसके अलावा लश्चर की बात करें, शाइन कैसी होती है, शाइनिंग लश्चर होती है। दे हैव नो लश्चर एक्सेप्ट फॉर आयोडीन। आयोडीन के अलावा कोई चमक किसी में भी देखने नहीं मिलती नॉन मेटल्स में। सोनोरस साउंड, इनमें से आवाज आती है लेकिन नॉन मेटल्स में से आवाज नहीं आती है। हार्डनेस की बात करें तो हार्ड जो होते हैं वो मेटल्स ही होते हैं, सोडियम और आपका पोटेशियम को छोड़कर, और ये जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़कर। तो ये चीज आपको पता चली यहाँ से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और चीजें हैं। इसके अलावा इनका रिएक्शन किस किस के साथ होने पर क्या बिहेव करते हैं, इस चीज को भी ध्यान से समझिए। अगर हम मेटल्स की बात करें, हम धातुओं की बात करें, तो जब धातु पानी के साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाता है और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाता है और हाइड्रोजन गैस इनसे निकलती है। लेकिन जब वो नॉन मेटल के साथ, किसी अधातु के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर टू बी रिलीज एज H2 गैस। तो यहां पर कभी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। नॉन मेटल्स हैव नो रिएक्शन विथ वाटर। अगर आप लकड़ी को पानी के साथ मिलाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। प्लास्टिक को पानी में कई सालों तक छोड़ दीजिए, कोई असर नहीं होगा। तो ये समझ के देखिए ना कि नॉन मेटल का कोई असर ही नहीं होता पानी के साथ संपर्क में आने पर। अब ऑक्सीजन के साथ करें तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पर जो बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन इधर मैंने आपको बताया था अम्लीय ऑक्साइड्स बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म्स एमोफेटिक एसिड्स which shows the properties of both acidic and basic oxide। सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ये क्षारीय और अम्लीय दोनों तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। और मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो भी ये ऑक्साइड्स बनाते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं जल के अंदर। सम ऑफ देम डिसॉल्व फॉर्म अल्कली। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। जो नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड्स बनते हैं, अधातु के साथ जो ऑक्साइड बनते हैं वो घुलनशील होते हैं। दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। और ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके अलावा इनका अगर रिएक्शन मेटल के मतलब एसिड के साथ हो जाए, किसी अम्ल के साथ हो जाए, किसी मेटल का, तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, लवण बनाएंगे और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3, H2 इज नॉट रिलीज। जब ये हाइड्रोजन मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब सिर्फ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा नो रिएक्शन विद एसिड ऑकर्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। किसी भी तरह से नॉन मेटल्स इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डोंट लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर कोई भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है।
अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशंस की बात करें, लवण की बात करें, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस एंड लेस इन रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब जब भी क्या होगा, जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ लवण जो होगा, लवण का आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसा घोल ले रहे हैं जिसमें लवण है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम बात करें कि कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो हट जाएगा और लेस रिएक्टिव मेटल उसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के साथ, तो नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। जो कम जो है अक्रिय होता है उसके साथ यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। अगर इस चीज को अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आपको कुछ और भी चीजें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ गुणों के हिसाब से। दिखावट में अगर हम बात करें धातुओं की, तो चमकदार होती है, ये निष्प्रभ होती है, मतलब इनमें इतनी चमक नहीं होती है। कठोरता की बात करें, धातु कठोर होती है, ये कठोर नहीं होती है। जो आघात वर्धनीयता है, मतलब तोड़ने की जो क्षमता है इसमें, तो आघात वर्धनीय जो है होती हैं, और ये आघात वर्धनीय नहीं होती, मतलब इन पर आघात पड़ने पर, मतलब इन पे हैमरिंग करने पर, इनको मारने पर इनको कोई असर नहीं होगा, लेकिन इन पे असर होता है। तन्यता की बात करें तो ये तन्य होती है, टेंसाइल होती हैं, ये तन्य नहीं होती, इनको तोड़ दिया जाएगा। उष्मा चालन, सुचालक है, ये कुचालक है। विद्युत चालक, ये सुचालक है, ये कुचालक है। इसके बाद अगर हम बात करें धातुओं और अधातुओं में, तो ये कुछ अंतर आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। धातु विद्युत घनात्मक तत्व होते हैं। विद्युत घनात्मक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए, इसलिए एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। इनके पास पॉजिटिव वैलेंसी, और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। इसके अलावा धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, और ये अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके अलावा अधिकांश धातुएं जल अथवा भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, लेकिन अधातुएं फ्लोरीन को छोड़कर अधिकांश जल और भाप से अभिक्रिया नहीं करते। जल से तो करते ही नहीं है, कुछ फ्लोरीन में देखने मिलता है। वे धातुएं जो सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। मतलब जो लेस रिएक्टिव होती हैं उनके साथ हाइड्रोजन निकलने लगता है, और अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती और इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ पे कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। धातुएं अपाचायक का कार्य करती हैं, अधातुएं ऑक्सीकारक का कार्य करती है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आते हैं। तो इस तरीके के आप इनके बीच में अंतर बता सकते हैं। अब देखिए उपयोग के बारे में बात करें, यूजेस के बारे में बात करें, तो मैंने कल पिछले सेशन में आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो मेटल्स के यूज बताए थे कि भाई मेटल्स हम थर्मोमीटर में यूज कर रहे हैं, मेटल्स हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटल्स का हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटेंसिल्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं थर्मोमीटर में, गैल्वेनाइजेशन में, ज्वेलरी में, हाउस होल्ड चीजों में, वायर बनाने में, पैकिंग करने में, बैटरी में, इन सारी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो एक हाइड्रोजन जो है इसका यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गेट घी। जो आपने डालडा सुना होगा, तो डालडा जो बनता है उसी को ऑयल के साथ, जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसको हाइड्रोजन गैस जब मिला दी जाती है तो वो डालडे में बदल जाता है। तो एक प्रयोग ये याद रखेंगे। इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन एज रॉकेट फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है उसको क्रायोजेनिक इंजन में यूज किया जाता है फ्यूल की तरह। कार्बन इन सेल्स, कार्बन को जो है बैटरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन इन फूड प्रिजर्वेशन, अब देखा जाए तो आपने चिप्स खाए होंगे तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, या कोई भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है जो आपके फूड को प्रिजर्व करके रखता है। इसके अलावा सल्फर इन हार्डनिंग ऑफ रबर, अब रबर का जहां इस्तेमाल करते हैं तो रबर जो होता है सिंथेटिक रबर जो टायर में इस्तेमाल होता है आपकी, तो बहुत सारी जगह पे हम रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो नेचुरल रबर हमें पेड़ों से मिलती है वो इतनी ज़्यादा लचीली नहीं होती, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। इसके अलावा सल्फर इन मैच स्टिक, जो माचिस होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर का इस्तेमाल गन पाउडर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपसे, पहला क्वेश्चन है अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु कौन सी है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, इसका आंसर करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पिक द स्टेटमेंट, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हमको क्या करना है, स्टेटमेंट पिक करना है। पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल्स, वो कथन चुने जो अधातुओं के बारे में सही है। अधातुओं के बारे में कौन सी चीज सही है? ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन द्रव अधातु का एक उदाहरण है।
ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अधिकांश आधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये सभी ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज सही हैं, या इनमें से कौन सा सही है, इसका आंसर आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, जब एक आधातु को जल के साथ अभिक्रिया करने की अनुमति दी जाती है तो CO2 गैस बनती है, H2 गैस बनती है। प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, उत्पाद का गठन तापमान पर निर्भर करता है। कोई उत्पाद नहीं बनता है, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चंस जो आज दिए हैं ये क्लास में डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।